हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। किरण लर्नर्स अकेडमी स्टूडेंट्स आपकी डिमांड पे लेके आया था 100 क्वेश्चन का हम क्रैश कोर्स लेके आए थे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो किन पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं रैंकर भी हमेशा निकलते हैं। किन पब्लिकेशन के बारे में आप जानते भी होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों हम करवा रहे हैं आपको 100 क्वेश्चन का क्रैश कोर्स और वो सारे क्वेश्चन कवर करवा रहे हैं जो कि हाल ही फिलहाल 2025 में जो कंक्लूजन निकाला हमने 2025 में या आसपास में अभी जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जितनी भी टाइप बनती थी 100 क्वेश्चन में हमने वो सारी टाइप इंक्लूड की हैं। और अगर आप ये 100 क्वेश्चन लगा लेते हो आपके सारे टाइप कवर हो जाएंगी। हजारों क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप ये क्वेश्चन लगाइए, 2-3 बारी लगाइए और जो अपना कंटेंट है वो रिवाइज कीजिए। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। कंप्लीट आपका जो पैटर्न है कवर हो जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसके 3 पार्ट हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, 25 और देन 25 थे क्वेश्चन। पार्ट नंबर 1 में था 1 to 25, पार्ट 2 में 26 to 50 एंड देन पार्ट 3 में हमने किया था 51 to 75। अभी है ये इसका लास्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76 to 100 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। क्वेश्चन नंबर 76 में जो रेडियस है दोस्तों, ये रेडियस मिसिंग है। रेडियस है, लिख देता हूँ मैं 5√13। समानांतर जीवन वृत्त की त्रिज्या क्या है? 5√13 है। और इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, कह सकता हूँ द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5√13 सेंटीमीटर। 5√13 सेंटीमीटर। आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स। आपको बताना है, कहता है द वृत्त के केंद्र के एक ही ओर 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबाई की दो समानांतर जीवाएं हैं, कोड हैं। जैसे मान लो ये हो गया जी वृत्त, ये है इसका केंद्र। केंद्र के एक ही ओर ऐसे दो जीवाएं हैं। एक की लेंथ है 20, ये इसका सेंटर मान लेता हूँ ओ। बड़े वाली 20 है दोस्तों। आपको पता है सेंटर से पास होती हुई लाइन कोड को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ये बड़े वाली 20 है तो ये 10 होगी और ये भी क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, ये भी 10 होगी। अब यहाँ से बना लो। वैसे ही ये टोटल 12 है तो ये 6 होगी। जैसे ये 6 होगी और ये भी 6 होगी। आपको बताना है इनके बीच की दूरी, मतलब ये इतनी सी डिस्टेंस आपको बतानी है। ये वाली लेंथ हमें बतानी है, इतने वाली, यहाँ से तक, यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल देंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। रेडियस तो दोनों में सेम है, ये है जी 5√13। और दोस्तों इसकी भी रेडियस क्या है, ये भी रेडियस है, ये है 5√13। अब बड़े ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, पहले छोटे वाली ऊपर वाली ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, ये वाली। ठीक है, ऐसी है। ये 5√13 है और ये है जी 10। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस कर देंगे बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। 13 और 5 25, 25 × 13 माइनस करना है 100 और इसका करेंगे रूट। ये वाली वैल्यू आएगी। 25 × 13 करते हैं, 13 पंजे 65, 6 तेरह दूनी 26 और 6 32। 13 पंजे 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32। माइनस कर रहा है 100, ये आएगा रूट 225 और 225 का रूट करते हैं 15 आता है। मतलब कि ये वाली वैल्यू कितनी आई, 15 आई दोस्तों। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये वाली वैल्यू 15 आई। अब ये बड़े वाली ट्रायंगल लेते हैं ऐसे, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 5√13 है, इसमें भी ये तो रेडियस है, दोनों में सेम रहेगा। तो ये है आपकी बार 6। ये वाली लेंथ निकालनी है आपको, तो ये क्या आएगी, कर्ण का स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर किया था 325, माइनस करना आपकी बार 6 का स्क्वायर 36, उसका रूट। अब 36 माइनस गए 25 में से, हम कहेंगे, आप कहेंगे 36 माइनस करना है 25 में से, तो 25 तो माइनस हो गया, 11 और माइनस करना है 300 में से 279 आएगा और 279 दोस्तों
का इसका रूट करना है, 17 आएगा। मतलब यहाँ तक की लेंथ आई 17। ये वाली टोटल लेंथ कितनी है? ये है जी 17 है, और इतनी सी 15 है, तो ये वाली कितनी आएगी? 15 माइनस करेंगे 15, तो ये आएगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास पी क्यू है। एक सेकेंड, ठीक है। पी क्यू रेखा को बढ़ाया जाता है तो आर पर स्पर्श रेखा के साथ ए पर मिलती है। यदि आर पी क्यू 27 डिग्री है तो आर क्यू पी की माप क्या होगी? कहता है केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास क्या है? पी क्यू है। मान लो दोस्तों ये वृत्त है, और इसका जो व्यास है ना, क्या है? डायमीटर है पी क्यू। ये मान लो इसका सेंटर है। अब पी क्यू रेखा को बढ़ाया जाता है जो आर पर स्पर्श रेखा के साथ ए पर मिलती है। पी क्यू को बढ़ाएंगे, ये मान लो पी क्यू को ऐसे बढ़ा दिए दोस्तों ए तक। कहता है ये कहाँ पे मिलती है? आर पर, टेंजेंट। आर पी क्यू की वैल्यू 27 डिग्री है। आर पी क्यू, ये कौन है? 27 डिग्री। आर पी क्यू, ये एंगल है जी 27 डिग्री। ठीक है, तो आर क्यू पी का माप ज्ञात कीजिए। आर क्यू पी मतलब आर क्यू पी, ये वाला एंगल आपको बताना है दोस्तों। आसान है, आपको पता है दोस्तों, डायमीटर पर या डायमीटर से परिधि पर सरकमफ्रेंस पे बना एंगल 90 डिग्री होता है। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और ये 27 है दोस्तों, ये 27 है, ये 90 डिग्री होगा। तीनों का सम 180 होता है। ये कहते हैं 90, इनका दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। तो ये क्या होगा? 90 माइनस कर देंगे 27, ये आएगा, सॉरी 90 माइनस 27, ये आएगा 3, 8 में से 2 गया 6, 63 डिग्री आएगा। 63 डिग्री राइट आंसर होगा ऑप्शन है। नंबर 78, दो रेखाएं लंबवत है, परपेंडिकुलर है, और बिंदु 3 और 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगर एक रेखा का समीकरण y बराबर 2x है तो दूसरी रेखा का समीकरण क्या होगा? तो दो रेखाएं लंबवत हैं, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। जैसे कि एक लाइन ये होगी दोस्तों, एक लाइन ये होगी मान लो, और कहते हैं और बिंदु 3 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं, जहाँ पे काटती हैं वो पॉइंट क्या हो गया? 3 और 2। देखिए कैसे करेंगे, आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हम 10th में 11th में पढ़ते हैं इसको। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है ना, दो लाइन परपेंडिकुलर है दोस्तों, उनकी जो स्लोप है m1 इंटू m2, उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1 के बराबर आना चाहिए। एक जो समीकरण दिया हुआ है एक रेखा का, y बराबर है 2x दिया हुआ है, मतलब m2 की वैल्यू बतानी है। और आपको पता है इसको कंपेयर करेंगे, पहली लाइन का समीकरण है, जैसे कि y बराबर है m1x, इससे कंपेयर कर लेंगे। m1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? y बराबर है mx, ये सीधा कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या है? आप कह सकते हैं m1 की वैल्यू है जी दोस्तों, m से 1 की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। m1 की वैल्यू अगर 2 है इंटू m2 बराबर है -1, आपको डायरेक्ट करना है एग्जाम में। m2 की वैल्यू -1/2, तो दूसरी लाइन का स्लोप आ गया हमारे पास -1/2। किसी भी लाइन का अगर स्लोप पता है और पॉइंट पता है आपको, जिस पॉइंट से वो गुजरती है, पास होती है, जैसे कि दिया हुआ है कौन से पॉइंट है 3 और 2, उसका हम क्या निकाल सकते हैं? समीकरण, इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू दोस्तों क्या है? 2। m की वैल्यू -1/2 है, स्लोप है जो दूसरी लाइन का। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 3 है। तो ये आपको सोल्व करना है। अब देखो
यहाँ पे आएगा -1/2 ऑफ एक्स और प्लस दोस्तों 3/2। तो ये -1/2 उस साइड जाएगा, देखो y की वैल्यू निकाल लो सीधी, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा ये -2 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू सीधी +2 और कर दो इसमें। तो 3/2 + 2, ये 1.5 + 2 कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, मतलब कि 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं y की वैल्यू क्या आई, -1/2 ऑफ x + 7/2। -1/2 ऑफ x + 7/2 कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन बी। y बराबर है -1/2 ऑफ x + 7/2, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त इस प्रकार स्थित हैं कि वे एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, अंदर से काटते हैं वो। उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? क्योंकि आंतरिक रूप से काटेंगे, दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। जैसे दोस्तों एक तो ये वृत्त है, अब इसको एक वृत्त अंदर से काटता है, सॉरी आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। मान लो ऐसे बना हुआ है ये, एक की रेडियस दोस्तों क्या है, 5 है, और एक की क्या है, 3 है। मान लो छोटे वाले की रेडियस तो 3 हो गई, इसका सेंटर ये हो गया, और बड़े वाले की रेडियस दोस्तों, ये वाले बड़े वाले की रेडियस यहाँ पे होगी मान लो, ठीक है, बड़े वाले की रेडियस यहाँ पे होगी, इसकी है 5। तो इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी आएगी, ये आएगी, इतनी सी आएगी, कहने का मतलब इतनी सी ये डिस्टेंस होगी। ये कैसे आएगी, टोटल में से 3 माइनस कर देंगे, कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 80। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण संपर्क जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के बराबर होता है। इस कोण और परिधि पर जीवा द्वारा बनाए गए कोण के बीच क्या संबंध है? कहता है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो दोस्तों ये क्या कहता है, जैसे कि मान लो ये सर्कल है, पार से कोई पी पॉइंट है, दो टेंजेंट है मान लो, एक ये होगी, एक ये होगी, पी पॉइंट मान लेते हैं ए, मान लेते हैं बी, और ये है सर्कल का मान लो सेंटर। आपको पता है टेंजेंट सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाती है, सॉरी सेंटर से पास होती हुई लाइन टेंजेंट पर यहाँ पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। यही कहते हैं दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री है, तो संपर्क जीवा के केंद्र पर आंतरिक कोण के बराबर होता है, तो ये 90 डिग्री है। आपको बताना क्या है, तो कहता है इसी कोण और परिधि पर जीवा द्वारा इसी कोण और परिधि पर जीवा द्वारा बनाए गए कोण के बीच क्या संबंध है? दोस्तों परिधि पर बना कोण एंगल क्या हो जाता है, इसका हाफ हो जाता है, पता ही होगा आपको, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री हो जाएगा फिर। तो हम कह सकते हैं वन इज ट्वाइस द अदर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81। एक वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, दो त्रिज्याएं इस प्रकार खींची जाती हैं कि उनके अंतिम बिंदुओं को जोड़ने वाली जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। प्रकार बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्या है? देखिए दोस्तों ये क्या कहता है, जैसे मान लो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये है सर्कल, स्पेस कम है, यहाँ पे बना देते हैं, ये है मान लो ऐसे सर्कल है, सेंटर है कहते हैं इसका ओ है, मान लो ये क्या है, इसका सेंटर ओ है। तो त्रिज्याएं इस तरह खींची जाती हैं, जैसे कि मान लो एक रेडियस ये है, और दोस्तों एक रेडियस ये है, ऐसे है, ये सेंटर था, और उसके अंतिम जो जीवा की लंबाई क्या है, 12 है, और ये भी क्या थी, 12 है, और दोस्तों ये भी 12 है।
इस प्रकार जो सेक्टर का एरिया है, कहता है इस प्रकार बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ सो फॉर्म्ड। माइनर सेगमेंट कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, इसका आपको बताना है। मतलब ये टोटल सेक्टर आपको पता है, तीनों साइड बराबर होगी, ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये सेक्टर हो गया, और एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। अब आपको ये पूरे का नहीं निकालना सेक्टर का, ये माइनर का निकालना है, छोटा वाला जो सर्कल पे ये हाफ कट लगा हुआ है, ये वाला आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे, कंप्लीट सेक्टर का में से माइनस कर देंगे इसका, इस ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो सेक्टर का एरिया क्या होगा, इसका एंगल है टोटल 360 डिग्री होता है, और इसमें कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का इतना पार्ट हो जाएगा ये, पाई आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू क्या है दोस्तों, 12 है, 12 का स्क्वायर 144 होगा। सीधा काटते हैं, शेप पे काटेंगे इसको, 24 छिक्का 144 होता है, ये आएगा 24 पाई। 24 पाई में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या आएगा, √3/4 ए स्क्वायर होता है, और साइड क्या है इसकी, 12 ही है इसकी भी, 12 का स्क्वायर 144 होगा। ये क्या आएगा, 36 आएगा, 36 चौका 144 होता है, तो ये आएगा 36√3। आंसर आएगा 24 पाई माइनस 36√3। राइट आंसर होगा 24 पाई माइनस 36√3, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में आपको दोस्तों ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यूलर यूलर लाइन है जो, वो होती क्या है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऑर्थो सेंटर होगा, जहाँ सारी हाइट मिलती है, आपको पता है ऑर्थो सेंटर होता है, और सेंट्रोइड और सरकम सेंटर, ये तीनों के तीन, ये तीनों के तीन एक ही सीधी लाइन पर होते हैं, इसे यूलर लाइन कहा जाता है। ये तीनों एक ही लाइन पर होते हैं, कौन कौन से, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर। इस क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें कहा गया है यूलर लाइन वर्टिकल है, यानी एकदम सीधी खड़ी हुई रेखा है, सीधी वर्टिकल लाइन है, और इन पॉइंट से गुजरती है, और वो इन सभी पॉइंट से गुजरती है। और एक खास बात है, तीनों में जो पहला कह सकते हैं, तीनों में जो पहला कह सकते हैं कोऑर्डिनेट है, ये दिया हुआ है, तीनों में क्या है, 3 दिया हुआ है। पहला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 3 दिया हुआ है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं पहला नंबर 3 ही होना चाहिए। जो भी, मतलब इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा, उसका जो पहला नंबर है 3 ही होना चाहिए, क्योंकि वो इन्हीं पॉइंट से गुजरेगी, इन तीनों पॉइंट से गुजरेगी, और पहला ऑर्डिनेट क्या होगा, उसका भी फिर क्या होगा, 3 होगा। अब ये ऑप्शन तो बाहर कर दिया आपने, ओके, बच गए 3 ऑप्शन। अब इनमें से सेंट्रोइड पूछा आपसे, सेंट्रोइड कौन सा होगा। तो सेंट्रोइड जो होगा, जो लाइन ये वर्टिकल लाइन है, ये तीनों पॉइंट है लाइन के ऊपर, सेंट्रोइड होगा ये ऑर्थो सेंटर और इसको सरकम सेंटर को 2:1 में बांटेगा। इसलिए कह सकते हैं सेंट्रोइड हमेशा लाइन के बीच में होगा, क्या होगा, बीच में होगा। अब एग्जैक्टली आप सीधा ही हीट एंड ट्रायल से कर सकते हो, बीच में होगा। अब देखो, एक पॉइंट है 3, 0, और एक है 3, 8, तो सेंट्रोइड होगा इनके बीच में होगा, और रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा। फिर ऐसे भी चेक कर सकते हो आप, इनका बैलेंस बना लेते हैं। x1 + x2 / 2, 3 और 3 6 का आधा 2, ये क्या होगा, 3 और 3 6 का आधा 3 ही होगा, और 8 और 0 जोड़ेंगे, 8 का आधा क्या होगा, 4 होगा। तो सेंटर वाला पॉइंट क्या होगा, सेंट्रोइड 3, 4 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बेसिक से जाओगे काफी टाइम लग जाएगा, आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो, इसमें आसान क्वेश्चन है ये भी। दो समकोण त्रिभुज है, देखो एक तो राइट दोस्तों, दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है, एक एक एंगल क्या है, दोनों में 90 डिग्री है, राइट एंगल है एक एक दोनों में। तो यहाँ से कह सकते हैं सीधा, दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों हैं जी राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें कहता है यदि कर्ण AC और DF की लंबाई बराबर है, कर्ण मीन्स हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज दोनों की सबसे लंबी वाली साइड क्या है अपने आप में, वो भी बराबर है। AC बराबर है दोस्तों किसके, DF के बराबर है, कर्ण भी बराबर है, और इसका मतलब एक और बची हुई साइड क्या होगी, वो भी बराबर है, AB बराबर है DE के बराबर है। तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, ट्रायंगल क्या होगी, त्रिभुज सर्वांग सम होगी, किससे होगी, RHS से, मतलब कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड से बराबर होगी। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्योंकि इसने कहा है राइट एंगल है एक, फिर कारण हाइपोटेन्यूज बराबर है, H बराबर है, साइड बराबर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 84। एक त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए और बी के निर्देशांक 0, 0 और 6, 0 हैं। शीर्ष सी रेखा y बराबर x पर कहीं स्थित है और त्रिभुज एबीसी का केंद्रक 3, 5 है, तो बिंदु सी के निर्देशांक क्या है? इसमें एक टाइपिंग एरर है दोस्तों, यहाँ पे आएगा, ये है 11/3 और ये है 5/3। ठीक है, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, एबीसी का केंद्र क्या है? 11/3, 11/3 और 5/3 है। और कहते हैं त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए और बी के निर्देशांक, ए के ये है, बी के ये हैं और सी के दोस्तों क्या है? वाई बराबर एक्स, जो भी होंगे इक्वल होंगे, वहीं पर स्थित हैं। तो त्रिभुज एबीसी का केंद्रक क्या है? 11/3 और 5/3 आना चाहिए। बिंदु सी के निर्देशांक क्या है? अब आपको पता है सेंट्रोइड के जो पॉइंट निकालते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्या करते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 करते हैं। तो यहाँ पे 0 प्लस 6, 0, x1 जोड़ेंगे, x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू 6 है, और प्लस दोस्तों इनकी वैल्यू मान लो, ई का कुछ भी मान लो, सी का मान लो, इसका मान लेते हैं x, x मान लेते हैं पहले वाला, x डिवाइड बाई 3 बराबर किसके आना चाहिए? 11/3 के बराबर आना चाहिए। 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आएगी? 11 माइनस 6, 5 आ जाएगी। तो अब ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब दोस्तों y की वैल्यू भी क्या आएगी? फिर 5 आएगी। सेटिस्फाई भी करके देख सकते हैं हम, जैसे कि y1 प्लस y2, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस वाई, डिवाइड बाई 3 किसके बराबर आना चाहिए? ये दिया हुआ है 5/3 के बराबर। तो ये कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आई? 5। x और y दोनों बराबर हैं। ठीक है, x y दोनों क्या हैं? बराबर हैं। सी वाले क्या हैं? जो शीर्ष सी के जो रेखा y बराबर x पर स्थित है और ये आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 5, 5। ये पूछा था बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे? फिर 5, 5 होंगे, दोनों बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 85। इसमें त्रिज्या r वाले एक ठोस अर्धगोले को क्षैतिज रूप से आधार से उसकी ऊंचाई के 1/3 भाग से काट दिया गया। छोटे शीर्ष खंड का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको याद रखना है रेडियस और हाइट। एक हेमिस्फीयर की रेडियस r है, तो दोस्तों उसकी हाइट भी क्या होगी? r होती है। कहाँ से काटा? बेस से 1/3 थर्ड, बेस से जो उसकी ऊंचाई है 1/3 भाग पर उसको काटा गया। मतलब जो नीचे वाला हिस्सा होगा, जैसे ये है ऐसे, नीचे वाला हिस्सा क्या होगा? जैसे कि इसकी रेडियस क्या होगी? एक r/3 है। नीचे वाले की अगर r/3 है, तो ऊपर वाले क्या आएगी? r माइनस r/3 करेंगे, तो ये आएगी 2r/, क्योंकि ऊंचाई के 1/3 भाग से इसको काट दिया गया था। अब छोटे वाले हिस्से का आपको क्या बताना है? वॉल्यूम बताना है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, स्फेरिकल कैप के वॉल्यूम फॉर्मूले से इसको निकाला जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है v बराबर है, आपको याद रखना है, पाई h² बटे में 3 और 3r माइनस h। h की वैल्यू तो आपको पता है दोस्तों कितनी है? छोटे टुकड़े की हाइट क्या होगी? 2r/3 होगी, पाई, और इसकी वैल्यू है 2r/3। 2r/3 का क्या करेंगे? हम स्क्वेयर करेंगे, ये आएगा 4r², 3 का स्क्वेयर 9 होगा। एक 3 बटे में ऑलरेडी है, और ये आएगा 3r माइनस के, h की वैल्यू 2r/3। अब ये सोल्व करना आपको, ये आएगा दोस्तों पाई r² तो है ही है, और 4 भी है साथ में, और नीचे 27 हो गया, और इसको सोल्व करेंगे 9r माइनस 8r, सॉरी 3 3 9 माइनस 2 करेंगे 7r/3, और नीचे 27 थी 81 हो गया नीचे, तो और ऊपर क्या होगा? 7 चौक 28, 7 चौक 28 पाई r की क्यूब, 28 पाई r की। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 86 कहता है किसी गोले की त्रिज्या को उसकी मूल त्रिज्या से दोगुना कर दिया गया। आर क्या होगी? मूल त्रिज्या से कह सकते हैं आर की वैल्यू दोगुनी कर दी, 1 से 2 कर दी। नए पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, पहले तो ये बताना है। क्षेत्रफल का अनुपात दोस्तों क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। 4 पाई r² मतलब 1 होगा और यहाँ पे 4 होगा। लेकिन पूछा क्या है? तो नया पहले लेना है। नया पहले लेना है तो 4:1 हो जाएगा। 4:1 आना चाहिए। ये ऑप्शन बाहर हो गया। 4:1 आना चाहिए पहला ऑप्शन। ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। ये बचा, ये दोनों बच गए। अब आपको वॉल्यूम का बताना है। ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। वॉल्यूम का देखते हैं। कहते हैं साथ ही नए आयतन और मूल आयतन का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ तो अब की बार दोस्तों, तो नया आयतन होगा, नई रेडियस क्या है 2, इसका क्यूब होगा 8 और पहले थी 1, 1 का क्यूब 1। तो ये वॉल्यूम का अनुपात होगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4:1 और वॉल्यूम का अनुपात होगा 8:1। 4:1 8:1 राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87 दो गोलों के व्यासों का अनुपात 1:4 दिया गया है। बड़े गोले को पिघलाया जाता है और पिघले हुए पदार्थ से 125 समरूप गोले बनाए जाते हैं और छोटे को पिघलाया जाता है तो इससे कहते हैं पदार्थ से 27 समान गोले बनाए जाते हैं। यदि 125 समान गोलों में से प्रत्येक आयतन और 27 समान गोलों में से प्रत्येक के आयतन का अनुपात 1:m है तो m का मान आपको, m की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए, सबसे पहले वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे। अब डायमीटर का रेशियो दिया है दोस्तों, जब हम रेशियो लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा हम निकाल लेते हैं दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर क्या होगा? रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि आपको पता है 4/3 पाई r³ दोनों में वैल्यू आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, द रेशियो वॉल्यूम, मान लो एक मान लेते हैं VA और दूसरा मान लेते हैं VB। इसका रेशियो हो जाएगा रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शन हो जाएगा डायरेक्टली क्यूब के। तो रेडियस 1 की 1 है मान लो, क्योंकि डायमीटर है। और जब वॉल्यूम लेंगे रेशियो लेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो सीधा क्यूब कर देता हूँ, ये हो जाएगा 64। अब एक का वॉल्यूम 1 यूनिट है मान लो, इसका और इसका वॉल्यूम क्या है 64 यूनिट है। जो कहता है जो बड़ा था से 125 समरूप गोले बनाए गए, मतलब 64 वॉल्यूम को कितने में कन्वर्ट किया गया, 125 स्मॉल गोलों में कन्वर्ट कर दिया गया है। इक्वल कह सकते हैं, इससे इक्वल जो स्फीयर है वो बनाए गए। तो एक का वॉल्यूम क्या होगा? तो सीधा मैं क्या कर दूंगा, 64 को डिवाइड कर दूंगा 125 से, एक का वॉल्यूम आएगा, फिर ये एक गोले का वॉल्यूम आएगा। एक बड़े जो बड़े वाले बनाए गए थे, ये देखो छोटे गोले को बड़े गोले को जो पिघलाया गया था 125 बने थे। टोटल कितना था वॉल्यूम? 64 था। 64 को डिवाइड कर दिया 125 पार्ट में, तो एक पार्ट का जो वॉल्यूम आया ये आया 64/125। ऐसे इसको 27 में कन्वर्ट किया गया, का एक था तो एक का कितना आएगा 1/27 आएगा, डायरेक्ट करेंगे हम। अब इनका जो रेशियो लेंगे बड़े वाले का, मतलब जिसको 125 पार्ट में डिवाइड किया गया था और एक को डिवाइड किया गया था 127 पार्ट में, इनका अगर रेशियो लेते हैं, इनका रेशियो आएगा एक एक का 64/125 आया था एक का वॉल्यूम जैसे अभी निकाला था, और इसका आया था 1/27 और ये 27 दोस्तों ऊपर चला जाएगा। जब इसके बटे में एक 27 करूंगा ऊपर चला जाएगा। अब आपको पता है ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये सीधा 12 का क्यूब हो जाएगा। 12 का क्यूब होता है 1728 और बटे में 125, और ये किसके बराबर है? 1:m के बराबर है। मतलब कि 1728 बटे 125 बराबर है किसके? 1/m के बराबर है। तो m की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब m की वैल्यू क्या आएगी? m की वैल्यू डायरेक्ट आएगी, अपोजिट हो जाएगा, 125 बटे में 1728 हो जाएगा। 125 बटे में 1728 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88 में कहता है
3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 20 समरूप अर्ध ठोस अर्धगोले पिघलाकर एक बड़ा ठोस अर्धगोला बनाया गया। कहता है 20 पिघलाए। और अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? अर्धगोले का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। पाई आर की क्यूब। और रेडियस क्या थी? 3 थी। 3 का क्यूब 27। इनको पिघलाया गया, एक ठोस बड़ा अर्धगोला बनाया जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान 80% ठोस नष्ट हो जाता है, 20% नष्ट हो जाता है, तो बचा कितना? इसका 4/5 80% बचा। और ये किसके बराबर है? बने हुए बड़े गोले अर्धगोले की त्रिज्या आपको बतानी है। ये बड़े अर्धगोले के बराबर है, उसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर। इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। अब 2/3 पाई कैंसिल आउट हो ही जाएगा। और यहाँ से 5 से काटूंगा दोस्तों, 5 चौका 20 आएगा। 27 गुना 4 गुना 4 16 होगा ये। और 16 को लिख सकता हूँ 8 गुना 2। और बराबर है आर की क्यूब। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? आर की वैल्यू दोस्तों कर दो, इसका क्यूब रूट कर दो। 27 का क्यूब रूट करेंगे 3 आएगा, और 8 का 2 आएगा। 3 दूनी 6 आएगा, और ये 2 का क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट 2 आएगा। ऐसे लिखते हैं क्यूब रूट 2 को। तो ये आएगा 6 क्यूब रूट 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89। ऊंचाई h और त्रिज्या r वाले एक समकोण वृत्ताकार शंकु को आधार के समानांतर समतल द्वारा प्लेन द्वारा h/4 दूरी पर काटा जाता है। प्रणामी शंकु और चिन्ह के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को करने की, वरना तो सिमिलरिटी लगाते हैं, इसमें टाइम लग जाता है, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। आपको दोस्तों ध्यान रखना है। 1/4 पे काटेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? जैसे इसको ऐसे काट देते हैं 1/4 पे, इसकी ऊंचाई 1 बचेगी। ये है मान लो हाइट 3। ये हाइट क्या है? 3 है, और ये क्या है? एच 1 है। तो आपको एच का पूछता है, वॉल्यूम का पूछता है, तो क्यूब कर देना है। और स्क्वायर जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। उसमें क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। इस पार्ट पे हम काटेंगे। मैं टोटल का वॉल्यूम निकाल देता हूँ। जैसे कि टोटल का वॉल्यूम तो क्या होगा? टोटल सारे का वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों? इस सारे का वॉल्यूम होगा पूरे कोण का 16 होगा। तो ऊपर वाले का क्या होगा? 3 का स्क्वायर करेंगे, ऊपर वाले का वॉल्यूम क्या होगा? इसका स्क्वायर 9 होगा। अब आपको तो निकालना है इसका परिणामी शंकु। शंकु का वॉल्यूम तो 9 आ गया। और चिन्ह का क्या आएगा? टोटल में से ये माइनस कर देंगे, 7 आएगा। और यही क्या हो रहा होगा उसी टाइम पे? यही होता है, इसका रेशियो होता है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो होता है। अगर वॉल्यूम का पूछता है तो वॉल्यूम का क्या हो जाता? वॉल्यूम का पूछता है तो फिर क्यूब करते हैं। जैसे कि वॉल्यूम हो जाता है 27, ऊपर वाले का तो 27 हो जाता है, और टोटल का वॉल्यूम दोस्तों 64 हो जाता है। और इन छिन्नक का इसका वॉल्यूम का रेशियो पूछता तो फिर क्या हो जाता? शंकु का 27 आ जाता, और छिन्नक का 64 माइनस कर देंगे, 27 माइनस कर देंगे 64 में से, जो भी आएगा वो आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। ये होगा इनके सरफेस एरिया का रेशियो, शंकु और छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 90। एक ठोस गोलार्ध को उसके केंद्र में बेलनाकार त्रिज्या r/2 के छेद के साथ ड्रिल किया जाता है। यदि हटाए गए बेलन की ऊंचाई गोलार्ध की त्रिज्या r के बराबर है, तो हटाए गए आयतन और शेष आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, एक तो ऐसे है दोस्तों, हेमिस्फीयर है ये। और इसमें जो ड्रिल किया गया r/2 बेलन है, और बेलन की कहता है जो बेलन की जो हाइट है दोस्तों, ये बेलन की हाइट होगी, और इसकी किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर है। अब आपको बताना है हटाए गए हटाया गया आयतन बेलन का आयतन होगा, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्र एच। बेलन की त्रिज्या क्या है? r/2 है। r/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा जी r²/4। और h क्या है? इसकी r है। और रिमेनिंग क्या बचेगा? टोटल का वॉल्यूम, सेमी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 2/3 पाई आर की क्यूब। माइनस करेंगे इसका वॉल्यूम, का वॉल्यूम है जी पाई आर की क्यूब बटे में 4। अब ये रेशियो आपको निकालना है। देखिए दोस्तों, दो बटे ये पाई आर की क्यूब तो कॉमन आएगा, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कॉमन आ जाएगा। अब हमारे पास ये बचा
1/4 रेशियो, और ये है 2/3, माइनस करना आपको 2/3 बटे में 1/4। ये 1/4 होगा, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये आएगा 12 और ये आएगा 3 × 4 = 12, 8 -3, मतलब 1/4 रेशियो, 8 - 3 5/12, 4×3 = 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 अनुपात क्या आएगा, 5 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91। अब कहता है आंतरिक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर वाले बेलनाकार बर्तन को पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। फिर पानी को समान शंक्वाकार बर्तनों में डाला जाता है। इनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7/2 है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो कितने शंक्वाकार बर्तन बन सकते हैं। मान लो दोस्तों ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम इक्वल करते हैं, तो वॉल्यूम इसका क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर, आर 7 है, 7 का स्क्वेयर करेंगे, और एच की वैल्यू क्या है, 30 है। मान लो एन शंक्वाकार, छोटे छोटे एन शंक्वाकार बर्तन भर जाएंगे, और एक बर्तन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर की क्यूब, पाई आर की क्यूब, और सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, 1/3 पाई आर की वैल्यू 7/2 का स्क्वेयर करेंगे, 7/2 गुना 7/2, और एच की वैल्यू क्या है, 6 है। अब देखो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो ही गया, एन की वैल्यू आपको निकालनी है। 7 से दोस्तों ये दो 7 कैंसिल आउट हो गए, और ये था 6। अब 3 से काट दूंगा एक 6 को, 3 दूनी 6, और एक 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया n/2। राइट साइड बचा मेरे पास n/2, और ये किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो n की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 60 शंक्वाकार बर्तन भर सकते हैं ऐसे छोटे छोटे इस बड़े वाले बेलन से, जो भरा हुआ था लिक्विड से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92। एक ठोस अर्धगोला समान त्रिज्या वाले एक बेलन पर रखा गया है। एक ठोस अर्धगोला कहता है समान त्रिज्या वाले बेलन के ऊपर क्या कर दिया, रखा गया है। संयुक्त ठोस की कुल ऊंचाई 6r है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये है मान लो बेलन, इस पे ऊपर एक अर्धगोला रख दिया दोस्तों ऐसे, और जिसकी रेडियस क्या है, बराबर है, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, और टोटल ऊंचाई कितनी है दोस्तों, टोटल ऊंचाई है जी 6r। तो टोटल 6r है दोस्तों, तो बेलन की कितनी बचेगी, तो इसकी तो आर हाइट और रेडियस दोनों सेम होती है, तो ये इसकी तो हाइट आर ही होगी अर्धगोले की, तो ये इतनी सी कितनी बचेगी, आर माइनस कर देंगे, ये 5r बचेगी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल होगा ये 2πr h, और बेस का 2πr h होगा। स्मॉल ला लो या लगा लो, या कैपिटल लगा लो, कोई बात नहीं, 2πr h। ये तो कवर्ड वाला हो गया बेलन का, और बेस वाला होगा πr² होगा, और प्लस अर्धगोले का क्या होता है दोस्तों, और सरफेस एरिया अर्धगोले का होता है 2πr² होगा। अब 2 पाई, आर की वैल्यू क्या है, आर तो ऐसे ही है, और एच की वैल्यू क्या है इसकी, 5r है, प्लस πr² होगा, प्लस 2πr² होगा। तो ये कितना बनेगा देखो, 2 पाई, 5 दूनी 10, 10 πr², और ये हो गया दोस्तों 2πr² प्लस πr², 3πr², तो ये हो गया 13πr²। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93। एक प्रिज्म का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 282 सेंटीमीटर की क्यूब है, तो दोनों आधारों का संयुक्त क्षेत्रफल कितना होगा। एक प्रिज्म का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल जो कवर्ड सरफेस एरिया है 200, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया 282 सेंटीमीटर क्यूब है, आधारों का संयुक्त क्षेत्रफल आपको बताना है कितना होगा। देखिए अब जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस द एरिया ऑफ बेस, ट्वाइस द एरिया ऑफ बेस, और ये है 282, 282 है,
और लेटर सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, और पेरीमीटर दोस्तों कितना दिया हुआ है 20 है, हाइट क्या है 7 है, 7 या 21, ये होगा 210 होगा, और ये है ट्वाइस द एरिया ऑफ बेस के बराबर है। अब दोनों आधारों का संयुक्त क्षेत्रफल आपको बताना है, तो 210 माइनस कर देंगे इसमें से, दोनों बेस का जो एरिया आ जाएगा ये 270 73 72। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक सजावटी मोमबत्ती में दो भाग होते हैं, एक बेलनाकार आधार और एक शंक्वाकार शीर्ष, ठीक है। दोनों भागों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। बेलनाकार भाग 11, देखो एक जैसे मोमबत्ती है दोस्तों, ऐसे बनी होती है मोमबत्ती, ऐसे एक शंक्वाकार भाग होता है और एक होता है बेलनाकार होता है। अब कहते हैं इसकी जो दो भाग हैं, एक बेलनाकार एक शंक्वाकार, दोनों भाग की त्रिज्या 3.5 है, जो रेडियस है दोनों की क्या है 3.5 है, रेडियस है जी 3.5, ठीक है। बेलनाकार भाग 11 सेंटीमीटर ऊंचा है, बेलनाकार भाग है इसकी जो हाइट है ये है जी 11, जबकि शंक्वाकार भाग इसके ऊपर 9 सेंटीमीटर ऊंचाई उठता है। शंक्वाकार की जो हाइट है ये 9 है। मोमबत्ती का अनुमानित कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा अनुमानित, लगभग, तो ये होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा दोस्तों, ये बेलन का कवर सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस बेस का एरिया पाई आर स्क्र, 2 पाई आर की वैल्यू 7/2 और एच की वैल्यू क्या है बेलन की 7 ये सॉरी 11, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्र जो बेस का होगा, बेस का पाई आर स्क्र, पाई आर की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस दोस्तों जो शंकु का भी होगा कवर्ड सरफेस एरिया ये होता है पाई पाई आर की वैल्यू 7/2 है यहाँ पे भी, और एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। देखो अब शंकु है ये ऐसे बना हुआ है, ये वाली 7/2 है, ये वैल्यू 7/2 है, और ये कितनी है हाइट है जी 9, तो ये निकालना है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 प्लस 7/2 का स्क्वायर करेंगे 49/4 आएगा, और इसका रूट करेंगे ये आएगी कैसे करें स्लैंट हाइट, 81 गुना 4, 4 एकम 4 और 8 चौका 32, 324 प्लस 49 करना है इसमें 49 ऐड करना है, सॉरी हाँ 49 ऐड करेंगे 49 में 73 हो जाएगा, 373/4, 373/4 रूट में 373/4। और आपको पता है अगर इसको दोस्तों इसका रूट करेंगे ना हम, इसको मान लेते हैं ये किसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, तो ये लगभग क्या आएगा 19 का स्क्वायर 361 होता है, 19 मान लेते हैं इसको, और इसको 2 मान लेते हैं। अब थोड़ा सा हमने कम मान लिया है, ठीक है, तो बाद में थोड़ा सा बढ़ा के ऑप्शन चेक कर लेंगे। पाई आर एल की वैल्यू आएगी 19/2। अब इसको सोल्व करना है, देखिए अब सारे को सोल्व करेंगे जब ये आएगा 22/7 होगा ये, पाई सारे में से कॉमन आएगा, और 7/2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पाई की वैल्यू 22/7 और 7/2 ये सारे में से कॉमन ले लिया मैंने, पाई 7/2 कॉमन ये आएगा 22, पाई 7/2 कॉमन ले लिया, ये आया 7/2, ये आया 19/2। दोस्तों ये आएगा 3.5 और 19/2 कितना आएगा, 19/2 9.5 आएगा, 9.5 में 3.5 जोड़ेंगे तो 9.5 में 0.5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, मतलब कि 13 हो जाएगा ये, 3.5 प्लस 9.5 13 और 22, दोस्तों 13 और 22 35 हो जाएगा, ठीक है, ये सारा 35 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसकी जगह 35 कर सकता हूँ मैं। अब इसको भी काटता हूँ, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 हो गया। अब 2 पे काट दूंगा इसको 11, 11 × 77 × 5 या 7 पंजे 35 × 11 करना है मुझे, 35 × 11, तो शॉर्ट ट्रिक होती है 11 से मल्टीप्लाई करने की, 5 लिखेंगे 8, 385,
385 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, क्योंकि ये वैल्यू मैंने छोटी मानी थी, क्योंकि तो 319 का जो रूट होता है 19 का स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा, हल्का सा बड़ा कौन सा नंबर है? 387। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर एक मध्यम विकृत प्रक्षेपण का माध्य, माध्यिका और बहुलक इस दिश दिश है, कहता है इफ मीडियन, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द moderately skewed observation is x minus 1, 2x minus 4 and 2x respectively, then find the value of the x। तो एम्पिरिकल रिलेशन आपको पता होना चाहिए। मोड बराबर होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन के बराबर होता है। अब मोड की वैल्यू क्या है? कहता है इसमें से माध्य, माध्यिका और बहुलक। बहुलक है दोस्तों, मोड है इसका 2x है। ये बराबर होगा 3 टाइम्स मीडियन, और मीडियन की वैल्यू क्या है? 2x माइनस 4 है, माइनस 2 टाइम्स मीन, मीन की वैल्यू क्या है? x माइनस 1 है। अब x की वैल्यू आपको बतानी है, तो ये होगा जी 3 दूनी 6x माइनस 12, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2x प्लस 2। अब 6 माइनस 2x कितना बचा? 4x बचा राइट साइड में, और ये 2x भी इस साइड माइनस होगा, 4x माइनस 2x बचा हमारे पास। और ये 12 माइनस के और प्लस के 2, माइनस का 10 उस साइड जाएगा, प्लस होगा दोस्तों, बराबर है 2x। 10 बराबर है 2x है। x की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन। कहते हैं दो भाग ए और बी में अलग अलग ऊंचाई और विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है। हाइट दी हुई है सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 1.65 मीटर से कम ऊंचाई वाले छात्रों की कुल संख्या, 1.5 मीटर से कम ऊंचाई वाले, इसमें सेक्शन ए में देखो 1.5, ये रहा 1.65 से कम ऊंचाई वाले, 1.65 से कम ऊंचाई वाले कितने होंगे सेक्शन ए में दोस्तों? ये हो गए जी 11, 9, 20 और 5, 25 हो गए। सेक्शन बी में 1.5 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है? सेक्शन बी में 1.65 से कम ऊंचाई वाले कितने होंगे? देखो ये 1.65, 13, 8, 21, 4, 25 होंगे, 25 अनुपात 25, तो आंसर क्या आएगा? 1:1। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इसमें बताना है नंबर ऑफ ईयर्स मैनेजर्स, टेक्नीशियंस, अकाउंटेंट्स न्यू लेफ्ट, जितने नए आए जितने छोड़ गए, इस तरह से डेटा दिया हुआ है। 2001 और 2004 के बीच की अवधि में कंपनी छोड़ने वाले टेक्नीशियन की जो कुल संख्या है, 2001 और 2004 के बीच की अवधि में, 2001 और 2004 के बीच की अवधि में दोस्तों टेक्नीशियन कहाँ पे है? ये रहा। छोड़ने वाले मतलब लेफ्ट वाले, छोड़ने वाले, इनकी कुल संख्या एक और चार के कह सकते हैं, 1 और 4 के बीच की अवधि में शामिल होने वाले तकनीशियन कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? छोड़ने वाले दोस्तों शामिल होने वालों का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। अब देखो टेक्नीशियन छोड़ के कितने गए? देखो 18 और 20 38, और 16 कितना होगा? 54, 54 होगा। 54 और 5 59 होगा, 590 छोड़ के गए। ये शामिल होने वाले का कुल कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। शामिल कितने हुए दोस्तों? 26 और 34 60, और 45 और 48 होता है जी 93। 60 में 93 जोड़ेंगे, 93 जोड़ना है 60 में, या 93 में 60 जोड़ना, आपको पहले 7 जोड़ दो तो हो जाएगा 53। देखो आपको जोड़ना था 93 में 60, 3 और 6 15, 153, और 7 में एक जीरो तो आ ही आएगी, सबके आगे है। इसका परसेंटेज आपको निकालना है, जीरो से जीरो कैंसिल, 59 को भाग करना है मुझे 153 से। एक कितने पे जाएगा? ये जाएगा जी 2 पे, 3 पे जाएगा। देखो 3 3 9, 3 5 15, एक कैरी, 3 एकम 3 एक 4, 3 पे जाएगा दोस्तों, 3 पे जाएगा, 3 3 9,
3 5 15, एक कैरी, 3 बचा, 459 आएगा। एक बचा, 10 में से 9 गए, एक बचा, 8 में 5 गए, 3 बचा, और ये 5 में से गया 4, 131। फिर उसके बाद जीरो है, तो फिर जाएगा ये लगभग 9 पे जाएगा। देखो 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 30 27, दो कैरी, 9 5 45, 2 47, चार कैरी, 9 9 और 4 13, 1377 आया। मतलब 8 पे जाएगा। 8 पे जाएगा दोस्तों, 38 पॉइंट समथिंग आएगा। 38 पॉइंट समथिंग के पास कौन सा ऑप्शन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें दोस्तों आपको क्या करना होता है, माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक की गणना करनी है। आपको सबसे पहले इसमें मीडियन निकालना होता है। सबसे पहले मीडियम निकालो इसका। और मीडियम कैसे निकालते हैं? डेटा को पहले ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है आपको, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। अब फिर नंबर ऑफ टर्म काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो मीडियन क्या होगी दोस्तों? 9 है, नंबर ऑफ टर्म ओड है, तो 9 + 1 10/2, पांचवी टर्म मीडियन हो गई। अब जब आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, पांचवी टर्म आएगी मीडियन। देखो, एक, दो, तीन, चार, पांचवी टर्म ऑलरेडी अरेंज है, तो क्या होगी? 360। 360 होगी मीडियन। अब आपको निकालना है मीन डेविएशन, निकालेंगे इसका। सब नंबर का 360 से आपको डिफरेंस लेना है, और उसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब पॉजिटिव लेना है डिफरेंस, क्योंकि मोड में डिफरेंस लेते हैं। और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म से। जैसे 360 का इसके साथ डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों, 100 के साथ 260 आएगा। फिर कितना आएगा? 210 आएगा। फिर आएगा जी 160। फिर आएगा 110। और 360 का 360 से निकालेंगे, जीरो ही आएगा। फिर आएगा 130, पॉजिटिव लेना है। 140 आएगा, क्योंकि इसका मोड लेते हैं, मैंने मोड नहीं लिखा, आपको पॉजिटिव लेना है। और फिर 360 माइनस करेंगे तो ये आएगा 240। और ये आएगा 360 माइनस करोगे 671 में से, एक, एक, 311 आएगा। अब इनका डिवाइड करना है किससे? नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 9 है। अब इसको आपको सोल्व करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको लाइन एक ही लाइन में ऐड करना है, जैसे 2 + 2 + दिस ऐसे आपको ऐड करना है, डायरेक्टली ऐड करना है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे, ये आएगा लगभग तो 73 पॉइंट समथिंग आएगा। 173.44 आएगा, और इसको 360 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.48 आएगा। राइट आंसर होगा इसका। फॉर्मूला मैंने बता दिया, इस तरह से आपको सोल्व करना होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मतलब इसको फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने? जो फॉर्मूला होता है इसका, कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन बटे में मीडियन। ये आपको याद रखना है। तो मीडियन तो निकालना आपको आता ही होगा। मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं? मीडियन के साथ डिफरेंस लेंगे और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, मीन डेविएशन आ जाएगा। और मीन डेविएशन से को मीडियन से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। सॉरी, कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा, विचलन गुणांक। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है। देखो, ए पॉइंट एक्स वाई इज चूजन यूनिफॉर्मली एट रैंडम फ्रॉम ए स्क्वायर रीजन डिफाइंड बाय, जीरो तक बड़ा है, एक्स कहते हैं ग्रेटर देन है और लेस देन इज इक्वल टू 1 है, एंड जीरो greater than y less than is equal to 1 है। What is the probability that the distance of the point from the origin 0 0 is less than or equal to 1/2 and a point x coordinate is greater than its y coordinate, x greater than y? देखो दोस्तों, ये क्या कहता है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि पॉइंट एक्स वाई एक यूनिट स्क्वायर है। बना देता हूँ मैं इसको। एक्स वाई क्या है? एक यूनिट स्क्वायर है। जैसे मान लेते हैं, यहाँ बना देता हूँ, ये स्क्वायर है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है? 0 0 है, 0.0 है।
क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है पॉइंट एक्स वाई एक यूनिट स्क्वायर है और 0 से बड़ा है एक्स लेस देन इक्वल टू 1, वैसे दिया हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर है जो स्क्वायर का जो टोटल एरिया होगा ये 1 गुना 1 होगा। तो इस तरह से आपको पॉइंट मानने होंगे, मतलब 1 के बराबर होगा एरिया। इस तरह से आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी एक्स और वाई एक्सिस पे। ये होगा 0.0, ये है मान लो 0.2 हो गया, ये 0.4 हो गया, ये 0.6 हो गया, 0.8 हो गया, ये 1 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी 0.2 ऊपर लिख देता हूँ, 0.4, 0.6, 0.8 हो गया, और ये मान लो ये 1 हो गया। थोड़ा गैप हो गया, आप मैनेज करेंगे। ये हो गया मान लो 1। अब ये जो एरिया आएगा स्क्वायर के अंदर का आएगा, 1 × 1 स्क्वायर का एरिया आएगा, या इसके अंदर का आएगा। डिस्टेंस 1/2 पे लेता हूँ मैं, यही चीज़ 1/2 पे लूंगा। अब पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। देखो 1/2 पे जो वैल्यू होगी ये यहाँ पे होगी, और ये वाली वैल्यू 1/2 मतलब 0.5 समथिंग इनके बीच में आएगा। ठीक है ना। 1/2 का मतलब क्या है, एक सर्कल बनेगा, ऐसे मिलाएंगे दोनों को, जिसकी रेडियस क्या होगी 1/2 होगी। क्योंकि हम स्क्वायर के अंदर है, और ये स्क्वायर का क्या होता है 1/2 चौथा हिस्सा होगा, ये सर्कल का चौथा हिस्सा बनेगा, क्वाड्रेंट बनेगा। और जो क्वाड्रेंट का एरिया होता है ये होता है 1/4 पाई, 1/4 हिस्सा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का, और आर की वैल्यू क्या लेनी है 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, तो पाई/16 हो जाएगा ये। नेक्स्ट कहता है दोस्तों एक्स, यहाँ पे हो गया 0 0, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन 0 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 एंड द पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स बराबर वाई दोस्तों ये लाइन होती है, आपको पता होगा एक्स बराबर वाई क्या होती है, ये ये वाली लाइन होती है एक्स बराबर वाई। कौन सी लाइन होगी, ये एक्स बराबर वाई वाली लाइन होगी। और यहाँ पे एक्स निर्देशांक, उसके निर्देशांक वाई एक्स ग्रेटर देन वाई से अधिक है। मतलब क्वेश्चन में कहा गया है क्या संभावना है कि मूल बिंदु 0 0 से बिंदु की दूरी 1/2 के कम या बराबर है, और बिंदु एक्स निर्देशांक उसके वाई निर्देशांक से बराबर है। एक्स बराबर वाई तो ये लाइन होगी जो मैंने खींची है, डॉट डॉट रेड लाइन। एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई का मतलब दोस्तों ये है, हमें वो एरिया चाहिए जो सर्कल के अंदर भी हो और लाइन के नीचे भी हो। मतलब कि जो सर्कल के अंदर भी हो और लाइन के नीचे भी हो। नीचे वाला तो ये होगा, लेकिन सर्कल के अंदर भी हो, मतलब कौन सा हो जाएगा ये वाला। और ये सर्कल को दोस्तों ये वाली लाइन एक्स बराबर वाई थी, और ये जो एरिया होगा आपको पता है जो हमने अभी निकाला है इस क्वाड्रेंट का, इस क्वाड्रेंट का ये एरिया क्या होगा दोस्तों, हाफ हो जाएगा। इसका हाफ करेंगे क्या आएगा, पाई/16 था ये पूरे क्वाड्रेंट का, इसको हो जाएगा पाई/32 हो जाएगा। मतलब यही इसने पूछा था क्या संभावना है कि मूल बिंदु 0 0 से बिंदु की 1/2 कम या उससे बराबर हो, कम या उससे बराबर हो, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी थी आपको इसकी, ये वाले एरिया की। ये टारगेट एरिया हो गया, कितना आया पाई/32। टोटल कितना होता है अपने आप में, टोटल एरिया 1 होता है, तो ये आएगा पाई/32। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऊट पटांग से क्वेश्चन पूछे हैं फेज 13 के एग्जाम में, आप तो बिल्कुल माइंड पे नहीं लेना, जरूरी नहीं है कि हर टाइप का क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन आपको समझना चाहिए क्वेश्चन को, ताकि आपका माइंड इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट हो, आपको नॉलेज हो इस टाइप के क्वेश्चन की। फेज 13 में दोस्तों सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं 100 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, हाल फिलहाल में पूछे गए थे, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। थैंक यू, बाय बाय।